सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हमारे साथ है मिस्टर प्रतीक शर्मा, जो कि एक एडवोकेट हैं। आज जो हमारा टॉपिक है वो है अबाउट बेल। बेल के बारे में यूजुअली बहुत सारे टॉपिक्स इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, बुक्स में अवेलेबल हैं, बट एक प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से बेल को कैसे समझे वो आज हम डिस्कस करेंगे। तो जो आज का हमारा वीडियो होने वाला है वो स्टूडेंट्स और जो यंग लॉयर्स है जिनको थोड़ा सा प्रैक्टिकल में इशू आता है कि कोर्ट में बेल को कैसे अप्लाई करना है, बेल के प्रोविजंस क्या क्या हैं। प्रोविजंस सब पढ़ लेते हैं, बट उसको प्रैक्टिकली अप्लाई कैसे करना है कोर्ट में, आज हम उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। ऑल्दो ये वीडियो बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं होगा, बट एक सुपरफिशियल आइडिया जरूर आपको मिल जाएगा, चाहे आप स्टूडेंट हैं चाहे आप एक यंग लॉयर हैं, राइट। सो मिस्टर प्रतीक, हमें थोड़ा सा बताइए अबाउट बेल। पहले तो आप एक जनरल बात बताइए, फिर हम थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है जी। तो जैसे जो बेल है हमारा, जो सीआरपीसी के अंदर क्रिमिनल लॉ जिसको हम कह देते हैं, उसके अंदर डिफाइंड है। सेक्शन 2A के अंदर जो है दोनों तरीके के, बेलेबल और नॉन बेलेबल, दोनों ऑफेंसेस डिफाइंड है। जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो जिन ऑफेंसेस की सजा जो आईपीसी के अंदर दिए हुए हैं, आईपीसी हमारा सब्सटैंटिव लॉ हो गया, और जो हमारा सीआरपीसी और सीपीसी ये सारे प्रोसीजरल लॉ होते हैं जो उनको एनफोर्स करने में हेल्प करते हैं। किसको? सब्सटैंटिव लॉ को। तो आईपीसी में सजाएं दी हुई है, उसको एनफोर्स कैसे करना है, कोर्ट में कैसे बातचीत चलेगी, क्या होगा, वो सारा हमारा सीआरपीसी और सीपीसी डील करेगा। ठीक है जी। तो अब सेक्शन 2A के अंदर बेलेबल और नॉन बेलेबल दोनों दे रखें जी। अब जनरली जो रूल है ये है कि 3 साल से नीचे जितने भी ऑफेंसेस की सजाएं हैं, मतलब जो भी ऑफेंसेस जिनकी सजाएं 3 साल से नीचे हैं, तो उन सारे ऑफेंसेस को हम बेलेबल के अंदर कैटेगराइज करेंगे। और जो जिनकी भी सजा मतलब 3 साल से ऊपर है, या जिनको हम हीनस क्राइम बोल दें, 10 साल जितने भी है, वो सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर हम कैटेगराइज करेंगे। ये आप ध्यान रखना कि सीआरपीसी के शेड्यूल 1 के अंदर जो है ये सारे एक आपको दे रखे लिस्ट पूरी बनाकर कि बेलेबल भैया ये वाले हैं, नॉन बेलेबल भैया हमारे ये वाले हैं। ठीक है, जय बात। ऑलराइट। सो प्रतीक, हमको आप ये बताइए, सबसे पहले तो आप ये बताइए कि बेल के जो प्रोविजंस हैं वो सीआरपीसी में कौन कौन से सेक्शंस के अंदर किस किस टाइप की बेल्स दे रखी हैं, एक सुपरफिशियल आइडिया दीजिए हमको। देखिए, हमारे यहाँ पर जो है मेनली 4 तरीके की हमारे यहाँ पर बेल होंगी। सेक्शन 436 से लेकर 439 के अंदर इन सारी डिस्कशन हमारी यहीं पर ही चलेगी। 389 भी है एक सेक्शन, वो अपील के अंदर होता है बेल, वो एक अलग सेक्शन रहेगा हमारे। लेकिन यहाँ पर मेनली जो 4 तरीके हमारे पास बेल है। पहली है जी हमारी डिफॉल्ट, दूसरी है जी रेगुलर बेल, तीसरी है जी इंटरिम बेल, और चौथी है जी हमारी एंटिसिपेटरी बेल। गुड, फाइन। ये किन किन सेक्शंस के अंडर डिफाइंड है? अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल बताना शुरू कर देता हूँ। 438 के अंदर जैसे हमारा एंटिसिपेटरी बेल हो जाएगी। 436 के अंदर जो हमारा बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर बेल, जो मतलब जिसके अंदर बेल एज ऑफ राइट होता है। बाकी जो है जैसे 438 के अंदर मैंने एंटिसिपेटरी बेल बोल दी। अब 439 जो है हमारा सेक्शन, वो डील कर रहा है सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट की पावर किसमें, बेल देने की नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर। अभी हम उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करते हैं धीरे धीरे करके। ऑलराइट। सो अगर मान लीजिए हम एक स्टूडेंट के हिसाब से अगर आपसे पूछें कि अगर एक स्टूडेंट से एग्जाम में पूछा जाए या उसके इंटरव्यू में किसी से पूछा जाए कि व्हाट इज बेल, तो आपने एक सुपरफिशियल आइडिया दे दिया, कौन कौन से प्रोविजन अंडर सीआरपीसी में है आपने वो थोड़ा सा बता दिया, राइट। अब अगर हम बात करें कि टाइप्स ऑफ बेल, तो हमें आप थोड़ा सा बता दीजिए कि टाइप्स ऑफ बेल्स और वो कौन कौन से सेक्शन अंडर सीआरपीसी में गिवन है, एक ब्रीफ। ठीक है जी। तो जैसे कि मैंने बताया, यहाँ पर 4 हमारे यहाँ पर बेलें आ जाती हैं। पहली है बेल, पहली जो है डिफॉल्ट बेल, रेगुलर बेल, इंटरिम बेल और एंटिसिपेटरी बेल। तो हमारी ये मेनली 4 बेल के अंदर ही जो है हमारा पूरा बेल का जो चैप्टर है वो हमारा कवर हो जाएगा। ऑलराइट। थोड़ा सा अब ये बता दीजिए कि बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कौन कौन से होते हैं, एक थोड़ा सा आइडिया, और इन दोनों में बेलेबल और नॉन बेलेबल ऑफेंसेस में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है जी। तो जैसे मैंने बताया, जो जिनको हम कह दें लेस सीरियस ऑफेंसेस हैं या फिर जिनकी सजा 3 साल से कम है, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, उनको हम बेलेबल ऑफेंसेस के अंदर कैटेगराइज कर देते हैं। और जो 3 साल से ऊपर के जिन ऑफेंसेस, जिन क्राइम्स की सजा दे रखी है हमारे आईपीसी के अंदर, उनको हम नॉन बेलेबल, मतलब जिनको हम थोड़ा सा सीरियस मैटर कह देते हैं कि भैया ये थोड़े सीरियस है, तो इसलिए इनके अंदर बेल देना, मतलब ऐसा नहीं कि नॉन बेलेबल के अंदर बेल मिलेगी नहीं, ना, बेल दे सकते हैं, डिस्क्रिशन है कोर्ट के ऊपर। ऑलराइट। सो अब हम थोड़ा सा बात करते हैं रेगुलर बेल के बारे में। रेगुलर बेल किस प्रोविजन के अंडर दिया हुआ है और उसको आप थोड़ा सा ब्रीफ करिए। ठीक है जी। तो रेगुलर बेल हमारी जो है, पहले तो ये समझ लो कि बेल जो, अगर हम रेगुलर बेल की बात कर रहे हैं तो यहां पर ये पोस्ट अरेस्ट की बात होगी, मतलब कि अरेस्ट यहां पर हो चुका है अक्यूज्ड का, और मतलब अक्यूज्ड वो अभी बाद में देखेंगे कि वो बनता है, उसका क्राइम होगा नहीं होगा, लेकिन अभी यहां पर हम अरेस्ट कर चुके हैं उसको, उसके बाद जो है वो बेल डालेगा, तो उसको हम बोलेंगे रेगुलर बेल के अंदर। ठीक है जी। तो 437 और 439 ये 2 हमारे यहां पर सीआरपीसी के सेक्शन इसको डील करेंगे। कैसे है जी? अब जैसे
अगर हम 437 के अंदर हमारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस दिए हुए हैं, लेकिन मैंने कहा कि भाई नॉन बेलेबल का मतलब ये नहीं कि आपको बेल मिल ही नहीं सकती, बेल आपको बिल्कुल मिल सकती है, कोर्ट की डिस्क्रिप्शन है। लेकिन 437 के अंदर बेल देता कौन है जी? मैजिस्ट्रेट देता है। अब वो हर ऑफेंस के अंदर नहीं देने लग जाएगा, क्योंकि जैसे मैंने कहा सीरियस ऑफेंसेस होते हैं सारे नॉन बेलेबल। अब उसके अंदर मैजिस्ट्रेट के पास ज्यादा वाइड पावर नहीं है, मतलब कि जैसे अगर कोई वुमेन है, कोई बीमार व्यक्ति है, कोई बच्चा है, इन 3-4 केसेस के अंदर ही जो है मैजिस्ट्रेट 437 के अंदर बेल दे देगा, पहली बात। दूसरी बात, जो 439 जो मैं कह रहा हूं वो है बहुत बढ़िया सेक्शन, जो सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर देता है कि हीनियस क्राइम, मतलब 10 साल से ऊपर जिनके ऑफेंसेस की सजाएं हैं या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट भी है, डेथ तक भी है, तो भी 439 के अंदर सेशन कोर्ट और हाई कोर्ट को पावर है बेल ग्रांट करने की। जैसे कि मैंने कहा डिस्क्रिशन है उनकी, बेल राइट नहीं है आपका, लेकिन डिस्क्रिशन है। तो रेगुलर बेल यहां पर आप 437 के अंदर मैजिस्ट्रेट से ले सकते हैं उन केसेस के अंदर, जैसे मैंने कहा कि वुमेन है, चिल्ड्रन है, वो सारे पॉइंट, या फिर 439 के अंदर सेशन कोर्ट या अपनी हाई कोर्ट से बेल आप ले सकते हैं। ये सारे रेगुलर बेल के प्रोविजंस हमारे इन 2 सेक्शन के अंदर डिस्कस हो जाते हैं। ऑलराइट, सो नाउ टेल अस अबाउट व्हाट इज डिफॉल्ट बेल। डिफॉल्ट बेल, अब डिफॉल्ट बेल का जो हमारा प्रोविजन है वो 167 के अंदर जो है सीआरपीसी में दिया हुआ है, 2 स्पेसिफिक 167 का 2 के अंदर दिया हुआ है। अब देखो हमारे यहाँ पर ना 2 तरीके की चीजें हैं, एक है हमारी पुलिस कस्टडी और दूसरी है हमारी जुडिशियल कस्टडी। पुलिस कस्टडी याद रखना 15 दिन की होती है और जुडिशियल कस्टडी 60 या 90 दिन की हो सकती है, और इसी के अंदर हम बात करेंगे अपनी 167(2) जो है हमारा सेक्शन सीआरपीसी का डिफॉल्ट बेल का। कहता क्या ये सेक्शन? कहता है कि अगर पुलिस ने चार्जशीट, मतलब अगर मैं आपको लेमन लैंग्वेज में बताऊं कि भैया इन्वेस्टिगेशन कब तक पूरी नहीं हुई, यहां पर ये लड़ाई हो रही है, अगर इन्वेस्टिगेशन एक प्रिस्क्राइब पीरियड के अंदर पूरी नहीं हुई तो नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर बेल एज ऑफ राइट हो जाता है। थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या मतलब हुआ इसका। इसमें 60 डेज और 90 डेज का जो प्रोविजन है वो भी थोड़ा सा एलाबोरेट करके मैं वही हाँ उसी पे आ रहा हूं मैं। तो जैसे कि मैंने कहा जुडिशियल कस्टडी पे हमारे यहाँ 60 या 90 दिन, 60 या 90 डेज का जो प्रोविजन दिया हुआ है। अब इसके अंदर ये कह रहे हैं कि अगर पुलिस ने चार्जशीट, हीनियस क्राइम है, मतलब हीनियस क्राइम को हम कैसे डिफाइन करेंगे? जिनकी सजा 10 साल से ऊपर है, जिनकी सजा डेथ इंप्रिजनमेंट हो सकती है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, डेथ हो सकती है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट हो सकती है, या फिर 10 साल से ऊपर जो हीनियस क्राइम, खतरनाक क्राइम हो गए, इन केस के अंदर पुलिस को जो है चार्जशीट जो है दाखिल करनी होती है 90 दिन, 90 डेज के अंदर। मतलब इन शॉर्ट ये समझ लो कि इन्वेस्टिगेशन 90 डे के अंदर, सीरियस क्राइम के अंदर अगर खत्म नहीं हुई है तो जो पर्सन है, जो अक्यूज है, उसका बेल एज ऑफ राइट हो जाएगा। मतलब वो 90 डेज के बाद सीधा कोर्ट में जाओ, कहे कि भैया मेरे तो 90 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म नहीं हुई, मुझे बेल दे दो। ये सारे नॉन बेलेबल ऑफेंसेस की बात कर रहा हूं मैं। 60 डेज का प्रोविजन ये है कि जो अदर देन दीज केसेस, मतलब 10 साल से नीचे की सजाएं जितनी केसेस के अंदर हैं, जितने ऑफेंसेस के अंदर दी हुई हैं 10 साल से नीचे की सजा, उनके अंदर जो है अगर पुलिस ने चार्जशीट 60 डेज के अंदर नहीं दाखिल करी या फिर 60 दिन के अंदर इन्वेस्टिगेशन, लेमन लैंग्वेज में हम कह दें, नहीं खत्म हुई, तो उसका बेल एज ऑफ राइट हो जाएगा। है दोनों नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के ही, लेकिन हीनियस क्राइम के अंदर 90 डेज का पीरियड दिया जाता है पुलिस को इन्वेस्टिगेशन पूरी करने का, और नॉन सीरियस क्राइम जिनको हम 10 साल से नीचे से क्लासीफाई कर देते हैं, जिनकी सजाएं 10 साल से नीचे हैं, उनके अंदर 60 डेज का हमारे पास प्रोविजन पुलिस के पास दिया हुआ है इन्वेस्टिगेशन पूरी करने का। ओके, दैट्स ग्रेट मिस्टर प्रतीक। अब आप एक बात बताइए, हम लोगों ने वाइल प्रैक्टिसिंग हम सुनते हैं इंटरिम बेल के बारे में, हालांकि ये जो टर्म है ये आपकी सीआरपीसी में मेंशन कहीं नहीं है, राइट? तो इंटरिम बेल क्या होती है ये बताइए। देखिए इंटरिम बेल को ना मैं आपको एक काम करते हैं एंटीसिपेटरी के साथ समझा देते हैं। देखो इंटरिम बेल, पहली बात जैसे कि मैम ने कहा बिल्कुल सही है, सीआरपीसी में है, नहीं समझा रखा है प्रोविजन कहीं पर भी, लेकिन आपको समझा देता हूं होता क्या। जैसे एंटीसिपेटरी बेल क्या होती है कि एंटीसिपेशन के अंदर हम लोग कर रहे हैं कि भैया मैंने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंसेस कर दिया है और मुझे लग रहा है कि मुझे अरेस्ट हो जाएगा, तो मैं पहले से ही जो है ले आऊं। इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ये एक आप एक इंग्लिश टर्मिनोलॉजी के हिसाब से समझ सकते हैं एंटीसिपेशन, मतलब उसको ये आभास हो गया है अक्यूज को कि भाई मैंने कोई नॉन बेलेबल ऑफेंस किया है और मुझे पुलिस कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, मुझे पुलिस कभी भी अरेस्ट कर सकती, कभी भी, तो उसके एंटीसिपेशन है उसको, मतलब कि मुझे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है, तो मैं उसके एंटीसिपेशन की वजह से मैं एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई कर रहा हूं, एप्लीकेशन मूव कर रहा हूं, जो कि मिस्टर प्रतीक ने बताया आपको कि सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में ही मूव करी जा सकती है। प्लीज कंटिन्यू। हाँ जी, तो एंटीसिपेटरी बेल जैसे कि मैं डिस्कस कर चुका हूं 438 के अंदर, ये आपको अच्छे से समझ आ चुका है कि एंटीसिपेशन, जैसे कि मैम ने समझा दिया कि एंटीसिपेशन क्या होता है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस क्या होते हैं। अब जो इंटरिम बेल की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अब क्या कभी कभार क्या होता है ना, एफआईआर लॉन्च हो गई, सब कुछ हो गया, अब वो एंटीसिपेटरी बेल के लिए जा रहा है कि भैया मुझे लग रहा है नॉन बेलेबल ऑफेंस मेरा अरेस्ट हो जाएगा, तो आपने मुझे बेल ग्रांट कर दो, ठीक है जी। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि वो हवा में चला जाए कोर्ट के पास और बेल ग्रांट कर दो जी, कोर्ट कहेगी हाँ लो जी कर देते हैं, ऐसा तो होता नहीं जी यहाँ पर। तो उसको कोई प्रूफ देना पड़ेगा कि हाँ जी एफआईआर झूठी है, या फिर जी ये जब ऑफेंस हुआ था जी मैं तो था ही नहीं यहाँ पर, इन्होंने तो लिखा हुआ मैं यहाँ था, या जी मैंने ये कर दिया मैं तो करा ही नहीं जी, मतलब कुछ सपोर्टिंग एविडेंस तो दो, तभी तो कोर्ट ग्रांट करेगी कि हाँ भाई एंटीसिपेटरी बेल में तुम्हें ग्रांट कर देते हैं जी। लेकिन कुछ केसेस ऐसे हो सकते हैं जहां पर उस बंदे के पास
उस पर्टिकुलर टाइम पर सपोर्टिंग एविडेंस ना हो या अपनी बात को प्रूव करने के लिए कोई ना हो, सपोर्टिंग एविडेंस से कुछ भी हो ना हो, तो अब 438 की वो एप्लीकेशन तो कर देगा फाइल, उसके साथ साथ इंटरिम बेल की जो है वो भी मूव कर देगा एप्लीकेशन। अच्छा, ये जो है रेगुलर बेल के प्रोविजंस में जाती है, वो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर होती है कि उसको वो इंटरिम बेल समझ ले, वो लिख देते हैं उसके अंदर कि भैया मैं इंटरिम बेल चाहता हूं। अब पर्पस क्या है इसका, मतलब इसका मेनली पर्पस ये है कि भाई कोर्ट से तुम 10, 12, 15, 20 दिन का समय ले रहे हो, वो भी कोर्ट के ऊपर डिस्क्रिशनरी की कितना खतरनाक ऑफेंस यहाँ पर रजिस्टर हो रहा है या फिर क्या टाइम लगेगा उसको एविडेंस लाने में या क्या है, ये सारा डिस्क्रिप्शन है कोर्ट की। तो कोर्ट एंटीसिपेटरी बेल को ग्रांट करने से पहले इंटरिम बेल ग्रांट कर देती कि भैया मैं तुझे यहाँ पर 10 दिन, 15 दिन, 12 दिन, 20 दिन का समय दे रहा हूँ, जा अपने सपोर्टिंग एविडेंसेस ले आ, अगर तू सपोर्टिंग एविडेंसेस ले आया तो मैं तुझे एंटीसिपेटरी बेल ग्रांट कर दूंगा, नहीं ला पाया तो रिजेक्ट हो जाएगी। तो इंटरिम बेल क्या समझा आपने, एंटीसिपेटरी बेल से पहले के लिए हमें कुछ समय चाहिए होता है अक्यूज्ड को। उस अक्यूज्ड को समय किस लिए चाहिए, अपने सपोर्टिंग एविडेंस कि भैया मैं एंटीसिपेटरी बेल इसलिए अप्लाई कर रहा हूँ, इसलिए मैं तो था ही नहीं जी, या कुछ भी रीजन हो सकता है, तो ये सारे मैं एविडेंसेस प्रूफ कर दूंगा, कोर्ट चेक करेगी एंटीसिपेटरी बेल। सो ऑलराइट मिस्टर प्रतीक, अब आपने जैसे इंटरिम बेल के बीच में आपने एंटीसिपेटरी बेल का एक क्वेश्चन छेड़ दिया है, तो अब आप थोड़ा सा ये ब्रीफ करिए कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है स्टूडेंट्स के हिसाब से। प्रैक्टिकली तो आई एम श्योर जो यंग लॉयर्स उनको समझ में आ गया कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है, बट जो स्टूडेंट्स हैं उनको थोड़ा सा समझने में आसानी हो कि क्योंकि एंटीसिपेटरी बेल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एग्जामिनेशन पर्पस, राइट? कि आप कॉलेज के एग्जाम्स दे रहे हैं, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं, आप जुडिशरी का एग्जाम दे रहे हैं, एंटीसिपेटरी बेल तो मस्ट है, उसके सारे प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए, उसके इन एंड अराउंड क्या है, उससे रिलेटेड क्या क्या टॉपिक्स है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? तो अब आप ये बताइए कि एंटीसिपेटरी बेल क्या होता है इंडिविजुअली, और वो किस प्रोविजन में आता है, सीआरपीसी के कौन से सेक्शन में फॉल करता है, और क्या एंटीसिपेटरी बेल थ्रू आउट इंडिया अप्लाई होता है या कोई ऐसा स्टेट है जहां एंटीसिपेटरी बेल अप्लाई नहीं होता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन पूछा मैम ने। ये ध्यान रखना, चाहे कॉलेज के पर्पस से ले लो या फिर आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पर्पस से ले लो, ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं घूम फिर के तुम्हारे पेपर में आ जाएगा, या तो एमसीक्यू फॉर्म में आ जाएगा, नहीं कॉलेज पर्पस में 5 नंबर में, 2 नंबर में, जिस हिसाब से भी आपके कॉलेज दे रही यूनिवर्सिटी पेपर बनाती है उस हिसाब से ये आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा ये। 438 एंटीसिपेटरी बेल मेरे ख्याल से आपको समझ आ चुका होगा, पहले बहुत अच्छे से हम डिस्कस कर रहे हैं कि एंटीसिपेशन के अंदर हमने नॉन बेलेबल ऑफेंस के अंदर हम एप्लीकेशन दे रहे हैं कि भैया मेरा अरेस्ट ना हो, ठीक है जी, ये तो समझ आ चुका है। 438 का 2018 की अमेंडमेंट ध्यान से सुन लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 438 के अंदर 2018 में ऐसी अमेंडमेंट करी गई है कि 376 जो हमारे रेप के केसेस आईपीसी के अंदर, आईपीसी की सेक्शन कह रहा हूँ 376 में, रेप के केसेस के अंदर एंटीसिपेटरी बेल देना पूरे भारत में बंद कर दिया गया है। ये एक तो चीज़ तुम ध्यान से अपने दिमाग में यहाँ पर घुसा लो, बिल्कुल ये कहीं से भी पूछा जा सकता है, मैं तुम लोगों को बता रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी चीज़ 438 जो है कुछ स्टेट्स के अंदर जैसे यूपी के अंदर बंद करी हुई, क्यों करी हुई जी, बहुत सारे ऑफेंस हो रहे हैं, हर कोई एंटीसिपेटरी बेल की एप्लीकेशन डालना शुरू करेगा, भीड़ लग जाएगी कोर्ट के अंदर, कई रीजन हो सकते हैं, तो यूपी के अंदर हमारा बंद करवा। लेकिन 2018 की जो अमेंडमेंट है ये बिल्कुल ध्यान से रखना याद कि 376 जो रेप के केसेस हैं उसके अंदर पूरे भारत में, पूरे इंडिया में एंटीसिपेटरी बेल देना बंद कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू 2018 अमेंडमेंट, ठीक है जी। तो 438 हमारा यही था मेन, यही था, राइट। तो हमने बेसिक प्रोविजंस जान लिए हैं बेल के रिगार्डिंग, कितने टाइप्स के बेल होते हैं, उनमें थोड़ा थोड़ा कौन कौन से प्रोविजंस के अंडर वो फॉल करते हैं। अब जैसे इंटरिम बेल कहीं मेंशन नहीं है, बट फिर भी वो कोर्ट के उसमें प्रोसीजर्स में यूज़ होता है, तो इंटरिम बेल क्या होता है आई एम श्योर आपको याद हो गया होगा, ये सब कुछ आपको बहुत यूजफुल लगा होगा ये सारा इन्फॉर्मेशन। एक बार एक काम करते हैं, सुपरफिशियल ले लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं मोटे मोटी, ठीक है। रेगुलर बेल 437, 439, 437 के अंदर मजिस्ट्रेट, 439 के अंदर सेशन हाई कोर्ट। अच्छा एक बात याद रखना, एंटीसिपेटरी बेल जो 438 की वो हमेशा 439 के अंदर ही लगती है, सेशन या हाई कोर्ट के पास ही पावर है, सेशन कोर्ट सीआरपीसी, हाँ सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट के पास ही सिर्फ पावर है एंटीसिपेटरी बेल देने की, ठीक है जी। तो हाँ रेगुलर बेल 437, 439 ये समझ आ गया आपको। 438 एंटीसिपेटरी बेल तो आपको समझ आ गया है, 439 सेशन और हाई कोर्ट की पावर हो गई, और 167 का 2 जो है या फिर 167 आप सेक्शन ले लिए पूरा, वो हो गया हमारा डिफॉल्ट बेल का, जिसमें 60 डेज और 90 डेज 60 और 90 दिन वाली कहानी थी, जिसके अंदर चार्जशीट जमा करनी थी पुलिस को, ठीक है जी। 60 डेज और 90 डेज में चार्जशीट जमा करनी होती है, ठीक है जी। अच्छा एक और जो है कुछ हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की कुछ जजमेंट्स है जिसके अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर तुमने एप्लीकेशन मूव करी 167(2) के अंदर डिफॉल्ट बेल की और उससे पहले चार्जशीट आ गई पुलिस की, तो तुम्हारा वो राइट कैंसिल हो जाएगा। ये भी जो है एक कई जजमेंट्स में दिया हुआ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के, आप सर्च कर सकते हैं नेट पे, आजकल तो सब कुछ मिल ही जाता है। तो फिर आज हमने एक थोड़ा सा आइडिया ले लिया कि बेल के बारे में, जो स्टूडेंट्स और यंग लॉयर्स को बहुत बेनिफिट करेगा। एक चीज और आई वुड लाइक टू मेंशन कि
हमारे एक्ट्स में जो जो अमेंडमेंट लेटेस्ट होते रहते हैं, अमेंडमेंट्स कोई ना कोई किसी ने, अब जैसे 2018 का अमेंडमेंट बताया प्रतीक ने कि 2018 में 376 में एंटिसिपेटरी बेल आप थ्रू आउट इंडिया कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो अमेंडमेंट्स हैं ये सिर्फ लॉयर्स को नहीं, स्टूडेंट्स को भी अपडेट रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में वो ये ज़रूर जानना चाहते हैं कि क्या आपका लीगल नॉलेज जो है वो अपडेटेड है कि नहीं। उसमें आपको अमेंडमेंट्स के क्वेश्चन मस्ट हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पूरा एक्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके अमेंडमेंट से पूछ लेते हैं। लाइक आई एम टॉकिंग अबाउट जुडिशरी, लाइक आपका प्रोसिक्यूशन का एग्जाम है, आपका सीबीआई का एग्जाम है, कोई भी आप एग्जाम दें रिलेटेड टू लीगल, आपको अमेंडमेंट हर एक्ट में पता होना बहुत ज़रूरी है। सो थैंक्स फॉर सच इन्फॉर्मेशन प्रतीक। आई होप आप लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो रहा है ये। हम ऐसे ही वीडियोस ले लेकर के आएंगे जो यंग लॉयर्स और स्टूडेंट्स को बहुत बेनिफिट करेंगे। सो इफ़ यू वुड लाइक टू से एनीथिंग यू कैन से। बिल्कुल, यहाँ पर मैं मैम का थैंक यू बोलना चाहूँगा कि भाई मुझे यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पे लाए इन्होंने, और मेरे को अपना एक नॉलेज एक्सप्रेस करने का एक प्लेटफॉर्म दिया कि हाँ भाई मैं जो है यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स को या एडवोकेट्स को यहाँ पर अपनी नॉलेज से कुछ हेल्प कर सकता हूँ, जिसमें आप लोगों को पक्का 100% इस वीडियो को अब मैं कहूँगा 2 या 3 बार जरूर देख लेना। आपको यहाँ पर बिल्कुल दिमाग की चीज़ें बैठ जाएंगी, और कहीं ना कहीं लाइफ में आपको, चाहे आप लिटिगेशन में जाओ या जुडिशरी का पेपर कहीं पर भी जाओगे आप, ये ज़रूर से आएगा ही आएगा, कहीं ना कहीं पर आपको ये तुक्का भिड़ जाएगा। ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी है, कहीं ना कहीं आप कॉलेज एग्जाम हो गया, जुडिशरी के कहीं पर भी हेल्प 100% करेगी। लिटिगेशन में तो 100% ही करना है इसने हेल्प। चलो जी, थैंक यू। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। ठीक है जी, ओके।